नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, आप लोगों के समक्ष कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज, भारत में राजनीति समकालीन मुद्दे के तीसरे मॉड्यूल सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, सामाजिक आंदोलन एवं राजनीति, इस विषय के अंतर्गत विभिन्न जो उप विषय है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो फर्स्ट टॉपिक पर होगा, जो कि है इको डेवलपमेंट डिबेट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू गांधी, अर्थात पारिस्थितिकी केंद्रित अध्ययन गांधी जी के विशेष संदर्भ में। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों के अंतर्गत जो उससे संबंधित विमर्श हो रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे और गांधी जी के दृष्टिकोण के आधार पर कैसे हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, इस क्षेत्र में समझने की कोशिश करेंगे। इस मॉड्यूल के अंतर्गत मैंने इस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं वो है, सबसे पहले हम पर्यावरण और मानव के जो अंत संबंध है इसको हम समझने का प्रयास करते हुए जितने भी इको डेवलपमेंट डिबेट्स आज समकालीन विश्व में प्रचलित है उनको एक संक्षेप में उन पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही जो गांधी जी का पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो विजन है उसके तहत किस प्रकार से हम जो आज की एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में एनवायरमेंटल क्राइसिस उभर रही है, उससे कैसे हम जूझ सके इस पर विचार करेंगे। जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण और मानव का जो संबंध है ये संबंध एक तरह से जीवितता का संबंध है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से पर्यावरण पर आश्रित है। हम पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि पर्यावरण ही हमें जीवन के हर स्वरूप से परिचित कराता है और न केवल मनुष्य बल्कि वनस्पति, पशु, जीव जंतु सब कुछ जो है वो पर्यावरण पर आश्रित है और कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तरजीविता है वो पूरी तरह से पर्यावरण के साथ हमारे संबंध पर ही निर्भर करता है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसमें आपके भूमि, जल, नदी, समुद्र, वन और समस्त वन्य जीव जंतु, समुद्र के जीव जंतु, स्थल, जल, वन सब क्षेत्र जो है सम्मिलित होते हैं। और इसके तहत जब हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से समस्या को देखने का प्रयास करेंगे तो पर्यावरण जो है एक ये निहित संकल्पना के रूप में पर्यावरणविद इसको देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो विभिन्न समय में इतिहास में कई तरह से प्रयास किए गए कि पर्यावरण की संकल्पना को समझने के लिए, जैसे कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट थ्योरो है, विटमैन, इमर्सन, इनका मानना था कि हमें बायो एथिक कंसेप्ट को डेवलप करना होगा। बायो एथिक अर्थात जैविक नैतिकता। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमारा पृथ्वी के प्रति कुछ दायित्व होता है और इस रूप में जब हम देखेंगे कि हमारी जो पारिस्थितिकी है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है तो हम संसाधनों को जो है वो क्षति न पहुंचाने के बारे में प्रयास करेंगे। और फिर से प्रकृति की ओर लौटो, इस संदर्भ से हम गवर्न होंगे। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा भी था कि वेदों की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। उसी संस्कृति को आत्मसात करते हुए अगर हम देखें तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि स्वप्न लोकीय एक जो विचारधारा के तहत हम पर्यावरण के साथ ईश्वरीय तत्व मान जोड़ते हैं कि पर्यावरण को हम धरती माँ के रूप में संबोधित करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मूल कारण है वो क्या है कि औद्योगिक समाज ने एक प्रकार से पर्यावरण के शोषण करने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है। अब हमें अपनी संस्कृति, क्योंकि भारतीय संस्कृति के जड़ में ही है पृथ्वी शांति, आकाश शांति, वनस्पति शांति, और हम सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत से ही शासित हैं। तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो प्रकृति को हम स्वतः ही स्वतंत्र छोड़ देंगे कि हम उस पर्यावरण के संरक्षण करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। हम विकास तो अवश्य करेंगे लेकिन न पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हुए नहीं। अब अगर हम बात करें मानव और पर्यावरण के संबंधों की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जो ये पारिस्थितिकी का संबंध है और विशेषकर किसी इतिहास के एक दिए हुए समय में अलग अलग स्वरूप से ये उभरता है। क्योंकि देखिए प्रकृति जो है वो कभी भी अपने लोगों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। वो उनके संसाधनों को स्वतंत्र रूप से व्यक्ति प्रयोग कर सकता है और
हुआ क्या कि हमने ही प्रकृति के विरुद्ध जो है शस्त्र हाथ में उठा लिए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विकास की जो तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है और इस ऐसे वित्तीय रेजिम्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि एक विकास के एक ऐसे मॉडल को प्रयोग करने का कोशिश कर रहा है जो कि प्रकृति के विरुद्ध है, और इससे कहीं ना कहीं जो हमारा और प्रकृति का संबंध है वो संबंध जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। अब अगर हम बात करें जो इको डेवलपमेंट डिबेट्स की, तो इसके लिए कई सैद्धांतिक जो विमर्श है वो इस बात पर बल देते हैं कि हमें जो सतत विकास का जो कंसेप्ट है, सतत विकास के नॉर्म को हमें अपनाना होगा, और इसी का सुझाव हर संकल्पना देती है। लेकिन जब हम सतत विकास के इस दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं तो इसका मूल है कि हमें पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए पारिस्थितिकी केंद्रित विकास पर बल देना होगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में जो है हम इस मानक को, सतत विकास के मानक को जो है महत्वपूर्ण बनाएं। क्योंकि अगर हम ये ना सोचे कि भावी पीढ़ी के लिए हम कुछ संरक्षित रख रहे हैं कि नहीं, तब क्या होगा वो स्थिति, आप उसकी कल्पना करिए। आप विद्यार्थी के बारे में सोच भी सकते हैं कि किस प्रकार कोविड के समय हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हमें जीवन जीना पड़ रहा था, ये स्थिति हो गई थी लोगों की। तो जिस प्रकार से हम पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, क्या हम भविष्य को उस प्रकार का जीवन देने के लिए तत्पर हो रहे हैं? तो इसलिए हमारा क्या दृष्टिकोण है, और विशेषकर विकासशील देश होने के नाते भारत को इसके प्रति बहुत तत्पर रहने की आवश्यकता है। एक जो बहुत बड़ा एक द्वंद्व हमें देखने को मिलता है वो है विकास और पर्यावरण के बीच में, क्योंकि जो ये आवश्यकता क्या है कि हम सततता के मानक को आत्मसात करें, लेकिन हो क्या रहा है, हम सततता के मानक को उस प्रकार से आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, और जिस प्रकार के मानकात्मक जो संरचनाएं निर्मित हो रही है उसमें हम सैद्धांतिक रूप से तो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, पेपर पर कई अधिनियम निर्मित हो रहे हैं, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हम हस्ताक्षर कर रहे हैं, कई महत्वपूर्ण सम्मेलनों में राष्ट्र जो हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हाँ हम शपथ लेते हैं और अपने देश में संरक्षण के लिए क्षेत्र में कार्य करेंगे, लेकिन धरातलीय स्तर पर वास्तविकता कुछ और होती है। जैसे सिद्धांत रूप से अगर हम देखें तो जो न्याय का सिद्धांत है या समानता का जो सिद्धांत है, ये आधारभूत रूप से ये बताता है कि हमें पर्यावरण को संरक्षित रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि हम पर्यावरण के साथ अन्याय ना करें, समतामूलक व्यवहार को हम अपने व्यवहार में लाए ताकि वो पर्यावरण को संरक्षित करते हुए काम करें। अब अगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा कंसेप्ट है, इसमें अगर हम देखें इसके 4 डायमेंशंस आते हैं। एक तो कंजर्वेशन एंड रिसर्च, इसमें हम संरक्षण करते हुए नए शोध करते हैं ताकि जो है हम इस जो वैकल्पिक स्रोत हैं उनका प्रयोग कर सके। उसी तरह सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यानी सततता के साथ हमें प्रबंधन करना होगा, यानी विद्यमान जो संसाधन है उसको संरक्षित करते हुए न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करते हुए हमें जो अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। साथ ही इसमें नागरिकों का आंदोलन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे, हम अपने लिए खुद एक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक जो हम पर्यावरण संरक्षण को ठीक प्रकार से लागू नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो कम्युनिकेशन और एजुकेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है, लोगों के बीच संचार के माध्यमों से जो सटीक सूचना है वो प्राप्त होनी चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम डाइवर्सिटी को सुरक्षित रखें, क्योंकि हम जैव विविधता को जब सुरक्षित रखेंगे तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण के संरक्षण मूलक व्यवहारों को अपनाएंगे, और इससे क्या होगा, जो आपके सतत विकास के जितने भी आयाम हैं हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब जो महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं कि आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण, अब ये जो विमर्श है ये मूलतः विकासशील और विकसित देशों के बीच में चल रहा है, और इसमें ये अपेक्षा की जा रही है विकसित राष्ट्रों द्वारा कि विकासशील देश जो है उनका जो हरित भार है, ग्रीन कंसर्न है, उसको उठाए, यानी CFC का उत्सर्जन अगर देखें तो बहुत मात्रा में विकसित राष्ट्र कर रहे हैं, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन हो जिससे कि
पूरे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही है। और हम देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा जलवायु परिवर्तन की समस्या से हम जूझ रहे हैं। ठंड के मौसम में भी हम एकदम बहुत अधिक गर्मी का एहसास हो रहा है। तो ये जो स्थिति बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो आपके इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का जो एम्फेसिस है ना कि ग्रीन इश्यूज जो वो केवल डेवलपिंग कंट्रीज अब इसको देखें, तो अभी तो विकासशील राष्ट्रों को एक लंबा संघर्ष करना है, क्योंकि उनके यहाँ गरीबी से लेकर विकास की सारी अवसंरचनाएं बहुत सीमित रूप से विकसित हो पाई है। इसलिए अभी तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना होगा। इसलिए ये जो द्वंद्व है फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के बीच में, प्रथम विश्व यानी विकसित राष्ट्र और तृतीय विश्व यानी विकासशील राष्ट्र के बीच में, तो इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रकृति को संरक्षित करने के लिए सारे राष्ट्र प्रतिबद्ध हो, एकजुट हो और एक सशक्त इच्छा शक्ति के साथ जो है पर्यावरण के संरक्षण के जो भी नियम निर्मित हो उसको सख्त रूप से लागू किया जाए। अब जो समस्या की बात यह आती है, जो अगर अब इसके जो एक और मेजर कंसर्न को देखते हैं, तो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक हो जाते हैं कि वो जो हरित तकनीक है उसको डेवलपिंग कंट्रीज को प्रदान करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो विकासशील राष्ट्र है उनके पास इतनी तकनीक नहीं है कि वो इस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित भी कर दे और अपने विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर ले। इसलिए उन्हें सब्सिडाइज रेट में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो प्राप्त हो, ये बहुत आवश्यक हो जाता है और ये दायित्व जो है विकसित राष्ट्रों पर ही आना चाहिए। और अब जो स्थिति आ चुकी है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास इतना ज्ञान प्राप्त हो चुका है हम अपने जो जनसंख्या है उसको बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए ही उनकी आवश्यकताओं का पूरा कर सकते हैं, हम उनका भरण पोषण कर सकते हैं। क्योंकि कई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जिसको कि डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि कम पानी और फर्टिलाइजर के माध्यम से, कम पेस्टिसाइड के माध्यम से एक अच्छी पैदावार, खाद्यान्न में वृद्धि हो, इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। लेकिन एक समस्या ये भी है, इसका एक दूसरा पक्ष भी हमें देखना होगा कि जो हाइब्रिड क्रॉप्स है ना, इससे पर्यावरण में एक दूसरे तरह की संकट उत्पन्न हो रहा है। जितने भी देशी पौधे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होते चले जा रहे हैं और इस प्रकार के हाइब्रिड पौधों का किस प्रकार का दुष्परिणाम आगे निकल सकता है, इसके बारे में भी अभी शोध बाकी है। एक और जो समस्या हमारे सामने उभर कर आती है वो है जिस प्रकार से औद्योगिकरण, शहरीकरण और इस विकास के नाम पर जो एक अंधी दौड़ चल रही है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि सिर्फ आधी शताब्दी में विश्व में जो ये परमाणु ऊर्जा का जो उद्योग पनपा है, इसने बहुत बड़े 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म दिया। एक ऐसी बड़ी घटना है, एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना के रूप में ये हमारे सामने उपस्थित हुई है। जैसे कि विंड स्केल का अगर हम देखें, यूके में 1957 में जिस प्रकार से परमाणु ऊर्जा के का एक नकारात्मक स्वरूप हमें वहां देखने को मिलता है, इसी प्रकार से थ्री माइल आइलैंड यूएस में 1979 में जिस प्रकार की दुर्घटना हुई, फिर यूएसएसआर में 1986 में जो चेरनोबिल का दुर्घटना है, या फिर जापान में 2011 की दुर्घटना, ये सारे दुर्घटना दिखाते हैं कि पर्यावरण का जो ये संरक्षण कितना आवश्यक है। क्योंकि परमाणु ऊर्जा का जो ये इंडस्ट्री है वो पनप तो रहा है, लेकिन इसके जिस प्रकार के कल कारखाने हैं उसमें अगर विस्फोट होता है, उसमें अगर किसी प्रकार का लीकेज होता है तो उसका कितना भयावह प्रभाव मानवता पर पड़ सकता है। अब अगर हम इस विमर्श के दूसरे पक्ष को देखें तो आर्थिक विकास हमेशा से ही कहीं ना कहीं पर्यावरण के ऊपर उसको वरीयता दी गई है और ये दोनों जगह हुआ है। प्रथम विश्व के राष्ट्रों ने भी यही कार्य किया है और तृतीय विश्व के राष्ट्रों ने भी किया है। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो हमारे भविष्य की संतति के लिए ये है कि हम कैसे पर्यावरण के समस्याओं के समाधान के लिए हर देशव्यापी समाधान कैसे निकाले, क्योंकि हर देश की अपनी समस्या है, उन्हें अपनी देशज विधियों के माध्यम से ही समस्या का समाधान निकालना होगा। और किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के किस मॉडल को हम नेशनल लेवल पर एडॉप्ट करें जिससे कि जो ये पर्यावरण के संरक्षण की समस्या है उसके लिए हम मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को तो अपनाएं, लेकिन वो कोऑपरेशन जो है इस कीमत पर ना हो कि वो हमारे देश की जो दृष्टिकोण है या हमारे देश के संसाधनों के प्रतिकूल जाए, उसके अनुकूल हमें कार्य करना होगा।
अब हम विचार करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कि आज जिस प्रकार से ये विकास मूलक जो औद्योगिकरण को हम अपना रहे हैं और वैज्ञानिक और तकनीकी विकास और प्रगति तो हो रही है, तो क्या एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां पे मानव और मशीन एक साथ सहयोग करने के स्थान पर कहीं मशीन ने मानव के ऊपर अपना आधिपत्य तो स्थापित नहीं ना कर दिया है? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार के पर्यावरण के संकट उभर रहे हैं और पिछले 2 दशकों में अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो एक खर्च आएगा, उसको कौन वहन करेगा? और जिस प्रकार से नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस का जो डिप्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, अब ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो क्या इसका जो नुकसान है, क्या साधारण व्यक्ति इसको झेल पाएंगे? क्योंकि जलाशय सीमित है, कोयले के खदान सीमित है, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। और तीसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या गरीबी और पर्यावरण का जो क्षरण है, ये एक दूसरे से संबंधित है? और चौथा प्रश्न ये उठता है कि क्या पर्यावरण और आर्थिक विकास, इन दोनों के बीच जो संबंध है, सामान्य रूप से इसको नकारात्मक रूप से लेते हैं, क्या हम इसके सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में विचार कर सकते हैं कि कैसे दोनों को ही संरक्षित करते हुए हम आगे बढ़ सके? अब इस क्षेत्र में हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है आपका गांधी जी का दृष्टिकोण, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो रिन्यूएबल जितने आपके सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, उनको अगर यूज करने से पहले हमें विचार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसका जो प्रभाव आपके प्रदूषण में वृद्धि के रूप में आ रहा है, इस चीज को गांधी जी ने कई दशकों पहले ही समझ लिया था। और इसीलिए उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको हमें अहिंसक तरीके से उसके उद्धार करने की और उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसके लिए श्रम को प्रेरित करने वाले टेक्निक को हमें प्रयोग करना होगा प्रोडक्शन में। हमें श्रम को दरकिनार करके प्रोडक्शन नहीं करना है, क्योंकि गांधी जी हमेशा इस बात पर बल देते थे कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी स्वयं वो परिवर्तन बनिए जो कि आप विश्व में देखना चाहते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में गांधी जी ने हमेशा ही ऐसी तकनीकों को प्रयोग करने पर बल दिया जो कि विकास को तो महत्व देगी, लेकिन साथ ही जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसको प्रयोग करते हुए इस प्रकार यूज करें कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते, गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन है, उनको हम कम से कम प्रयोग करें। क्योंकि पर्यावरण के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, वो हमें गांधीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने पर निश्चित रूप से वो एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस बात को ध्यान रखना होगा कि गांधी जी ने हमेशा लास्ट मैन यानी अंतिम व्यक्ति पर बल दिया था, क्योंकि नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे कि गरीबी का उन्मूलन हो सके। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रदूषक है ना, वो गरीबी है। क्योंकि गरीब व्यक्ति जब अपनी भूख नहीं मिटा पाता है, तो फिर वो असामाजिक कार्यों में प्रवृत्त होता है। इसलिए गांधी जी का जो सुझाव है कि सादा जीवन उच्च विचार, वो हमें इस बात की ओर प्रेरित करता है कि हमें अपना जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसको असीमित नहीं करना है। और क्योंकि जब हम अपनी उपभोक्ता की का जो प्रवृत्ति है उसको असीमित करते हैं, तभी जाके जो है हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अधिक से अधिक दोहन करने लगते हैं। इस संदर्भ में एक प्रखर गांधीवादी विचारक जेसी कुमारप्पा इस बात पर बल देते हैं कि हमें उन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय तत्वों को समझना होगा जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में, प्रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में हमारे सामने आते हैं कि critical matters of environmental pollution and preservation of natural resources urge that mankind should strive for establishing the economy of permanence। वो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमें पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकना है, हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। और इसके लिए अगर हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहते हैं तो हमें परमानेंस यानी स्थायित्व की अर्थव्यवस्था को निर्मित करनी होगी। और ये तभी संभव है जब हम न्यायोचित तरीके से गैर नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो बचाना है। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का अगर हम दोहन करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो एक बुरा प्रभाव पूरे न केवल प्रकृति पर पड़ेगा बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। अब अगर हम गांधी जी के इको डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव को देखें तो वो सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ प्रिजर्वेशन
के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि हमें अगर सही में स्वयं को संरक्षित रखना है तो कंप्लीट नॉन वायलेंस को अपनाना होगा और इसमें कोऑपरेशन पर बल देना आवश्यक है, क्योंकि जब हम सहयोग करेंगे तभी हम समर्पित होंगे और प्रकृति के साथ जो है हम एक तारतम्य स्थापित करेंगे और निश्चित रूप से हम एक ऐसे जीवन पद्धति को अपनाएंगे जिसमें कि हम प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाए, क्योंकि प्रकृति जो है वो अपना उनका जो दोहन होता है प्रकृति का, उसको तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू रिसाइकल्ड कर लेती है, लेकिन अगर हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो सब कुछ रिसाइकल नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में गांधी जी का एक विचार बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी, शिप बिल्डिंग, मशीन मेकिंग जैसे भारी उद्योगों को साइडलाइन करने की बात नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि विलेज क्राफ्ट जो ग्रामीण शिल्प है, इसके साथ इनको भी अस्तित्व में होना जरूरी है, लेकिन कोई किसी के शोषण का वजह ना बने। और जैसे हेवी इंडस्ट्री है, मशीनरी है, वो आवश्यक है जहां पर वो सामान्य व्यक्ति के श्रम को बचत करता है और जहां पर ह्यूमन लेबर उसका स्थान नहीं ले सकता, वहां तो उसके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे पहले जो आपके निम्न वर्ग के, निम्न जाति के लोग जो है मल को जो है अपने सर में उनको वहन करके ले जाना पड़ता था बड़े बड़े गमलों में, तो वो एक इस प्रकार की कुप्रथा थी जिसकी वजह से उनको समाज में हेय दृष्टि में देखा जाता था। तो अगर मशीन के द्वारा वो कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से वो एक पॉजिटिव यूज है आपके मशीन का, लेकिन जहां पर मशीन का यूज लोगों के हित में किया जा रहा है तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जहां मशीन मनुष्य को रिप्लेस करे तब हम मशीन के प्रयोग के बारे में हमें सोचना होगा। और गांधी जी ने इस पर बहुत बल दिया कि जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्शन तो आवश्यक है, वो ये बात नहीं करते हैं कि हमें जो बेकार मशीन है उनके द्वारा लेस प्रोडक्टिविटी की वो वकालत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि हम सिंपल टूल प्रयोग करें ताकि जो इंडिविजुअल लेबर है, व्यक्ति का श्रम है, उसको हम अधिक से अधिक प्रयोग कर सके, क्योंकि इससे क्या होगा, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे देश की, वो विकसित हो पाएगी। और मशीनरी के रोल को वो कहीं से भी कम महत्व नहीं देते हैं। मैकेनाइजेशन इज गुड व्हेन द हैंड्स आर फ्यू फॉर द वर्क इंटेंडेड टू अकम्प्लिश। वो मानते हैं जहां पे काम करने के लिए हाथ कम है वहां हमें मशीनों का प्रयोग करना आवश्यक है, लेकिन जहां पे हाथ अधिक है वहां पर अगर हम मशीनों का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम उनके हाथों से रोजगार छीनने का काम करते हैं। इसलिए समस्या इस बात की है कि हमारे यहाँ बहुत से समय जो है श्रमिक जो है वो उनके लिए वो खाली बैठे रहते हैं और लगभग ऐसी स्थिति है कि साल के 6 महीने उनके पास कोई कार्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें सोचना होगा कि क्या हमें मशीनों का कम से कम प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी गांधी जी इस बात पर बल नहीं देते हैं कि कोई भी हेल्दी लाइफ गिविंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह चरखा उद्योग अपनाया जाए। वो इसके कतई पक्ष में नहीं थे। वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन जो है मासेस द्वारा हो, जनता जो है उत्पादन का कार्य करे, मास स्केल प्रोडक्शन, बहुतायत स्तर पर उत्पादन हो, उसके वो पक्षपाती नहीं है, क्योंकि जहां पे मशीनों द्वारा एक बहुतायत मात्रा में उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से वो हाथों को रिप्लेस करके होगा। तो इसीलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है प्रोडक्शन का वो प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और इसकी बात वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1990 में भी कहा गई थी, विशेषकर ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि प्रोडक्टिव यूज ऑफ द पुअर्स अबंडेंट एसेट। जो गरीब का सबसे बड़ा पूंजी है वो है उसका श्रम। तो इसलिए ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, मार्केट इंसेंटिव्स, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, जो कि तकनीक का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि लेबर इंसेंटिव पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हो, कि श्रमिक को प्रोत्साहित करे, श्रम मूलक विकास का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक व्यक्ति जो है वो कार्य में संलग्न होगा। और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास श्रम जो है प्रचुरता में उपलब्ध है और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमें उसको विकास और वृद्धि के साथ जोड़ना होगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के नीति निर्माता इन विचारों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि ये सब गांधी जी ने बहुत पहले ही हिंद स्वराज, यंग इंडिया में विशेष रूप से उन्होंने बल देकर कहा कि किस प्रकार खादी और ग्रामीण उद्योग जो है हमारे देश के लिए एक आधार स्तंभ की भूमिका निभा सकते हैं। अब अगर हम बात करें जिस प्रकार उन्होंने चरखे पर बल दिया, तो वो इस बात पर बल देते थे कि क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को जो कि अर्ध बेरोजगारी के शिकार है हमारे देश में, उन लोगों को एक जीवन प्रदान करने वाली ये गतिविधि है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम चरखे को सकारात्मक दृष्टि से देखें और
इस प्रकार से तकनीक का प्रयोग वहां करें जहां पर कि वो अपरिहार्य है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज अगर हम टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्रकृति का इस प्रकार से प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हमारा जो सेटलमेंट के पैटर्न्स बनेंगे जिससे कि हम प्रकृति का संरक्षित करते हुए काम करें। अब ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम सही तकनीक का चुनाव करें जिससे कि अधिक से अधिक हाथों को हम रोजगार दे सके। और अगर हम बृहद दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी विकास का जो परिमापक है किसी उसमें अगर हम पर्यावरण के प्रति जो बंधुत्व मूलक तकनीकी को अपनाते हैं वो कहीं ना कहीं एक सतत विकास की ओर हमें ले जाता है। अब अगर हम इसको रिकमेंडेशन के पर्सपेक्टिव से देखें कि इसके विषय में जो गांधी जी के विचार है कहां तक हम उनको आत्मसात करते हैं, तो हम पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जब हम विश्लेषित करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याओं में एक जो प्रमुख है वो है आय के वितरण की समस्या, असमानता, गरीबी, बेरोजगारी। और इन सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से गांधी जी ने अपने चरखा का रामबाण एक उपचार सुझाव दिया है उसको हमें देखना होगा, उसको हमें समझना होगा और उसको हमें अपनाना होगा, क्योंकि खादी और ग्रामीण उद्योग पर जिस प्रकार से उन्होंने महत्व प्रदान किया है ये कोई टेम्पररी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी चाहे देश की, अगर इससे हमें निजात पाना है तो हमारे अर्थव्यवस्था को इन्हीं पर आधारित होकर खड़ा करना पड़ेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण आता है आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि राजनीतिक जीवन में मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है, हमें गांधी जी के 11 व्रतों को अपनाना होगा जो कि अहिंसा है, सत्य है, चोरी न करना है, ब्रह्मचर्य है, आपके जो लोभ की प्रवृत्ति को नियंत्रण करते हुए शारीरिक श्रम को अपनाना, अपने लोभ पर नियंत्रण रखना, जिह्वा पर नियंत्रण रखना, सार्वभौम सद्भाव को अपनाते हुए सर्वधर्म भाव को रखना, निडरता के साथ स्वदेशी अपनाते हुए अस्पृश्यता के अपराध को समाप्त करने के क्षेत्र में प्रयास करना। अगर ये 11 व्रत हमने आत्मसात किया, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने पालन करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से ये जो व्रत है ये पर्यावरण को संरक्षण के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने इस चीज को स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पृथ्वी के पास पर्याप्त संसाधन है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, लेकिन इसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो हमारी लोभ को समाप्त कर सके। इसलिए लोभ पे हमें नियंत्रण रखना होगा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गांधी जी के दिए हुए सुझावों को जहां तक हो सके लागू करने का प्रयास करना होगा। अब इस विषय के अंतर्गत मैंने आप लोगों के लिए 2 प्रश्न तय किए हैं, इस पर आप जरूर मंथन करिएगा। सबसे पहले कि पर्यावरण और विकास के बीच में क्या संबंध है, आप इस पर विचार करने के साथ ही किस हद तक हम गांधी जी के दृष्टिकोण को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग कर सकते हैं, इस पर भी आप विचार करिएगा। और इस विषय के अतिरिक्त अध्ययन के लिए मैंने यहाँ 3 साइट्स के बारे में आप विश्लेषण किया है, जिसमें आप गांधी आश्रम सेवाग्राम के ऑर्गेनाइजेशन ORG के साइट पर अगर जाएंगे, यहाँ आपके पर्यावरण संरक्षण मूलक गांधी जी के जितने विचार है उन सबका आपको निचोड़ मिलेगा। आप उन लेखों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग करिएगा। साथ ही mkgandhi.org के साइट में भी आपको पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गांधी जी के द्वारा दिए गए सुझावों के विषय में जानकारी मिलेगी। और साथ ही ई-ज्ञान कोश में भी कई मॉड्यूल्स है जो कि आपका इस क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को वृद्धि करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ विद्यार्थियों को ये विषय समझ में आया होगा ठीक से, और ये एक ऐसा विषय है जिसको हमें स्वयं में ये आभास करना होगा कि क्या हम अपनी प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी केंद्रित विकास को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। कूड़ा बाहर फेंकने से पहले सोचना होगा, बिजली के स्विच को बंद करना होगा, पानी अगर अनायास कहीं बह रहा है तो उसको रोकना होगा, वनों की कटाई और इस तरह के वस्तु जो कि आवश्यक नहीं है हमारे जीवन के लिए, जो कि पर्यावरण का दोहन करके निर्मित हुए हैं, वनों की कटाई करके निर्मित हुए हैं, कम से कम उनका प्रयोग करिए, न्यूनतम उनका अपने जीवन में स्थान दीजिए। और सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श को जब हम अपनाएंगे तभी जाके निश्चित रूप से हम इस पारिस्थितिकी केंद्रित विमर्श के साथ स्वयं को जोड़ पाएंगे। धन्यवाद।